हेलो फ्रेंड्स। तो आप देख रहे हैं टैट वाला। तो फ्रेंड्स, आज है हमारी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। और ये हमारी चल रही है सी टेट के लिए चाणक्य सीरीज, जिसमें हम आपकी कंप्लीट एसएसटी को थ्योरी वाइज कराने वाले हैं। हमने 4 पार्ट कंप्लीट करा चुके हैं और आज है हमारा चैप्टर नंबर 5, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको मुख्य तौर पर क्या क्या याद रखना है, ताकि सी टेट में अगर इस चैप्टर से आपसे एक भी प्रश्न पूछा जाए तो वो मिस ना हो। तो क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप पहले भी जान चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है और मानव यहाँ जीवित रह सकता है, क्योंकि पृथ्वी पर वो सभी तत्व पाए जाते हैं जिससे जीवन संभव होता है, जैसे कि भूमि, जल तथा हवा। ये तीनों तत्व पृथ्वी पर मौजूद हैं और पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। तो ये लाइन आपको इम्पोर्टेंट हो जाती है कि पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहते हैं तथा जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं हम? वायुमंडल। और उसके बाद आती है पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। और जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे कि बर्फ, जल और जल वाष्प सम्मिलित होती हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र होता है और जहां स्थल, जल एवं हवा तीनों एक साथ मिलते हैं, यहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। तो सभी प्रकार के जीवन कहाँ पाए जाते हैं? जीवमंडल में। ये हमारा भूमंडल हो जाता है, ये हमारा वायुमंडल और ये वाला जलमंडल। और जहां पर ये तीनों तीनों मिल रहे हैं, यानी कि ये वाला भाग, तो ये भाग क्या कहलाता है? जीव मंडल। और यहीं पर जीवन पाया जाता है। अब बात करते हैं शब्दों की उत्पत्ति की। ग्रीक भाषा में लीथोस का अर्थ होता है पत्थर और एटमॉस का अर्थ होता है बाष्प और ह्यूडर का अर्थ होता है जल। अब सबसे पहले बात करते हैं भूमंडल की। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है और ये भूपर्पटी की चट्टानों, मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीपों में तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं और स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए होते हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है और स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट, जो कि समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। अगर सीटेट आपसे इसकी ऊंचाई पूछे तो आपको 8,848 मीटर ही लगा के आनी है। और अगर आप इसके अलावा कोई अदर एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर आपको माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई
8,851 मीटर लगानी है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर मिलती है। समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है, यानी कि माउंट एवरेस्ट जितना ऊंचा है उससे भी अधिक गहराई कहाँ पाई जाती है? प्रशांत महासागर में। क्या आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेनजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे? और जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। और बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा था। अब बात करते हैं महाद्वीप की। पृथ्वी पर मुख्य रूप से 7 महाद्वीप हैं और ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। और इन सब में स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है, यानी कि 3 हिस्सों में से एक हिस्से में सिर्फ एशिया है और बाकी सभी महाद्वीप 2 हिस्सों में फैले हुए हैं। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहा जाता है। दूसरा आता है यूरोप महाद्वीप। एशिया के बहुत छोटा है और ये महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है और ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। फिर बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त यानी कि 0 डिग्री रेखा अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है और अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है, यानी कि ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप हो जाता है और इससे तीनों रेखाएं यानी कि बीचों बीच से 0 डिग्री रेखा, फिर 23.5 मकर रेखा और 23.5 कर्क रेखा और ये मकर रेखा, यानी कि ये तीनों रेखाएं जो हैं वो हमारे अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है और ये महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा हुआ है। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी जो कि नील नदी है अफ्रीका महाद्वीप से ही होकर गुजरती है। अब बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और ये दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय जल स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। ये प्रश्न आपसे सीटेट में पूछा जा सकता है कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जिस सक्रिय स्थल से जुड़ा है उसे क्या कहते हैं, तो वो हो जाती है पनामा जल संधि। आप मैप में देख सकते हैं कि ये दक्षिणी अमेरिका और ये उत्तरी अमेरिका और ये दोनों जिस सक्रिय स्थल से जुड़े हैं ये कहलाती है पनामा जल संधि। अब अगला आता है
दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और इसके पूर्व एवं पश्चिम में दो महासागर स्थित हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है, यानी कि इस तरह से एंडीज फैली हुई है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन इसी नदी महाद्वीप में बहती है। सबसे लंबी नदी पूछेगा तो नील नदी, और सबसे बड़ी नदी पूछेगा तो अमेजन नदी। अगला महाद्वीप आता है ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और ये चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। और सबसे अंत में है अंटार्कटिका महाद्वीप, और ये एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है और यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पर स्थित हैं और भारत के सभी शोध संस्थान यहाँ मौजूद हैं। इनके नाम पर हैं मैत्री और भारती। अभी तक हमने देखा भूमंडल। अब हम बात करते हैं जलमंडल की। पृथ्वी पर कुल 100% जल में से 97.5% जल महासागरों में पाया जाता है। 2.5% जल आलावण है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी के 71% भाग पर जल तथा 69% भाग पर स्थल, यानी कि सबसे ज्यादा बहुत बड़ी भाग पर जल पाया जाता है, इसीलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं, जिनमें महासागर, नदियां, झीलें, हिम नदियां, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित होते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% भाग अधिक महासागरों में पाया जाता है और वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है और जल का बहुत कम भाग आलवण जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में नहीं आता है। यही कारण है कि ग्रह में रहने के बावजूद भी हम पानी की कमी को महसूस करते हैं। बात करते हैं हम महासागरों की। महासागर जल के प्रमुख भाग हैं और ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है क्योंकि इसमें तरंगें होती हैं, ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की प्रमुख 3 गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 प्रमुख महासागर हैं, जिनमें प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है और प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार यानी कि गोलाकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं, यानी कि ये हमारा उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, इधर एशिया और इधर ऑस्ट्रेलिया, ये चारों प्रशांत महासागर के चारों ओर मौजूद हैं और जो बीच में गोलाई बची ये हमारे प्रशांत महासागर की आकृति हो जाती है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और ये अंग्रेजी की भाषा एस आकार का होता है।
इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है और ये अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापारिक दृष्टि से ये सबसे व्यस्त महासागर है। कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, यानी कि भारत के नाम पर इसका नाम हिंद महासागर पड़ा है और ये महासागर लगभग त्रिभुज के आकार का है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है और ये अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। अब हम बात करते हैं वायुमंडल की। हमारा वायुमंडल यानी कि हमारी पृथ्वी चारों ओर से एक गैस की परत से घिरी हुई है, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। और वायु की ये पहली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग होता है। ये हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं और ये वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है और वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल कहा जाता है। ये जो है ये हो जाती हैं वायुमंडल की परतें। नीचे से ऊपर की क्रम में। सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और सबसे लास्ट में बहिर्मंडल। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सभी क्षोभ मंडल में संपन्न होती हैं। वायुयान है वो समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में उड़ाए जाते हैं। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग होता है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% में मौजूद रहती है। ऑक्सीजन गैस सांस लेने के लिए आवश्यक है जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है लेकिन ये पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है जिससे पृथ्वी गर्म रहती है और ये पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है और ये घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है और आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन गैस सिलेंडर भी लेकर जाना पड़ता है। ऊपर की ओर जाते समय तापमान घटता जाता है और वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है
और कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है और गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। अब बात करते हैं सबसे अंतिम टॉपिक जीव मंडल की। जीव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग होता है और ये वह भाग है जहाँ पर जीवन मौजूद होता है। और यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां मौजूद हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में, जंतु जगत और पादप जगत में विभक्त किया जाता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते रहते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाता है और इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इस प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप है, पृथ्वी की सतह में परिवर्तन होता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों को प्रभावित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता। यह जल दूसरों के जीवों को नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों तक का उत्सर्जी पदार्थ को प्रदूषित करता है और कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है और इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसीलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच में प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों की सीमित उपयोग में आवश्यकता होती है। तो आज का हमारा पाठ यहीं कंप्लीट होता है और ये अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं जिनको आप कंप्लीट करेंगे, जिनमें प्रश्न दिए गए हैं कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल कौन से हैं, पृथ्वी के महाद्वीपों के नाम लिखिए, दो महाद्वीप लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में हो, वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है और जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। इनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करने हैं। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं कल अगले चैप्टर के साथ।